बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 28 मई 2013 दिन है आज मंगल का। सुबह खैर ज़िंदगी। सच सवेरा प्रोग्राम में सच टीवी से मैं हूँ आपके साथ सुंदस मुस्तकीम। आज के दिन की तारीख़ी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा आपका साथ रहेगा 10 से 12 बजे तक, और आज से रोज़ाना हमारा आपका साथ इसी टाइम पे रहा करेगा जनाब। आपसे हमारा माशाल्लाह एक नया रिश्ता जो जुड़ चुका है मेरा आपसे, उसी के तवस्सुक से इंशाअल्लाह आज सारा दिन हमारी आपके साथ बातचीत रहेगी, ये खूबसूरत साथ रहेगा। और आज के दिन की तारीख़ी अहमियत जनाब, आज माशाल्लाह 28 मई यौम तकबीर है। आज से 15 साल पहले पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क माशाल्लाह एटमी पावर, सुपर पावर, एटमी पावर बना था, और 7वां पूरी दुनिया में जनाब 7वें नंबर पे सुपर पावर बना था, एटमी पावर और पाकिस्तान की जो इस्लामी दुनिया में अपना पहले नंबर पे बना था। सो जनाब आज से 28 मई 1998 के तारीख़ी अहमियत के दिन में 3:16 पर मोहम्मद अरशद साहब ने बटन दबाकर जो है अपना नाम सुनहरी हरूफ में पाकिस्तान की तारीख़ में लिखवाया था। और आज इसी हवाले से हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड की उस गर्मी के मौसम में साइंसदानों ने दिन रात काम किया, मगर एक खुशगवार वाक़े को जन्म दिया, एक खुशगवार तारीख़ को जन्म दिया। तो ये खूबसूरत तारीख़ जिसने उस 28 मई 1998 को जन्म लिया, किस मुकाम पर पेश आई, यही हमारा आज आपसे सवाल है। इस सवाल का जवाब देंगे आप। आपका जो नंबर डायल करेंगे, टेलीफोन आप जिस नंबर पे करेंगे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से जो लोग हमें कॉल करेंगे 051 डायल कीजिएगा प्लीज़, और पाकिस्तान के बाहर से जो करेंगे 0092 को डायल करना साथ में मत भूलिएगा प्लीज़। इस सवाल का जवाब दीजिए, डी जाइए गिफ्ट हैम्पर्स। इस सवाल के जवाब के साथ जनाब आज थ्रू आउट द डे इस पर ही हमारी आपके साथ बातचीत रहेगी। और इसके अलावा हमारा आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, वो जो एक्चुअली में हम वो बात करेंगे हम आपके साथ जो कि आप करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से पैट्रियाटिज़म जो है, आज इस बात को करते हुए हम कहते हैं ना, जोश और जज्बे की एक जो वलवले की जो कैफियत है वो अंदर और भर जाती है। जी बिल्कुल। जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल ग्राउंड पर, इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसा होना चाहिए, आपके ख्याल में आप अपने प्यारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में किस तरह देखना चाहते हैं? इमेज पाकिस्तान का आप कैसा चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी, ये आपने हमें बताना है। क्या आप सोचते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर आपको आज से पहले बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से आप कॉल करके बता सकते हैं कि आप अपने पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं बाकी दुनिया की नज़र। बीइंग एन डेवलपिंग कंट्री, माशाल्लाह डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हमें कहा जाता है, समझा जाता है जनाब। और इस हैसियत में रहते हुए माशाल्लाह जब हम एटमी पावर बने तो बिलाशुबा हमारा इमेज जो है वो माशाल्लाह उसको चार चांद लगे और पता चला दुनिया को कि हम भी कुछ हैं। सो आपके ख्याल में हम क्या हैं और मज़ीद क्या हो सकते हैं, ये आपने आज हमें बताना है। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमें सिखाइएगा, कुछ आप हमें बताइएगा। जनाब बातें होंगी मज़े की सी, इंफॉर्मेटिव भी, खट्टी मीठी सी भी, लेकिन सच पर मबनी बातें होंगी। और कुछ बातें करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। 2 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हमारे पहले गेस्ट हैं मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। मोहम्मद सलीम साहब जनाब प्रोग्राम लीडर हैं, सीनियर इंजीनियर वाटर हैं NARC में। इनसे बात करेंगे जनाब कि किस तरह से हम अपने मुल्क में तवानाई और बिजली के बहरान पे काबू पा सकते हैं। इस हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू इंशाल्लाह सर के साथ रहेगी। हमारे दूसरे गेस्ट हैं जनाब माशाल्लाह अदनान जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियोज़ में सच सवेरे के प्रोग्राम में। अदनान जमील साहब जो हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चरर हैं, और उसके साथ माशाल्लाह एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं। यानी कि इंसानों की साइकोलॉजी को, इंसानों के बिहेवियर को, एटीट्यूड को एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बेहतर मेरे ख्याल को जान सकता है। तो जनाब आज से आपसे बहुत सारी बात होगी एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से। सो आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत सारी आज से बातचीत होगी जनाब, और आपसे भी होगी, हमें देखने वाले रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें आप लोग देख रहे हैं। जस्ट यू हैव टू डायल योर वेरी ओन नंबर। अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप नंबर देख सकते हैं। देखिए, हमें कॉल कीजिए, बताइए एक तो हमारे सवाल का जवाब।
कि पाकिस्तान जो एटमी पावर बना था वो किस जगह पर बना था, उस जगह का नाम बताएंगे, और ये भी कि हमें पाकिस्तान के इमेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल, इस बात के साथ जनाब अब मोहम्मद सलीम साहब की जानिब बढ़ेंगे। सर, आप जो हैं माशाल्लाह आज हमें बताएंगे कि किस तरह से ये जो दिन ब दिन बढ़ते हुए बिजली और पानी के बहरान हैं, जिससे हर पाकिस्तानी जो है वो मुश्किलात का शिकार है, तो इन मसाइल पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं, तवानाई और बिजली के बहरान पर, पानी के बहरान पर। सुंदर, सबसे पहले तो आपकी टीम को और आपके चैनल सच को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारी एक कौम का बड़ा प्राइडेबल दिन है 28 मई, जब हम न्यूक्लियर पावर बने, और इस पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं आपके चैनल को भी इसका क्रेडिट देता हूँ कि आपने इस इवेंट को चुना। बेसिकली हर पाकिस्तानी इस मुबारकबाद का मुस्तहिक है। दूसरा जो आपका सवाल था ये बहुत ही रेलेवेंट और पर्टिनेंट है। पाकिस्तान बेसिकली एक ज़राई मुल्क है और हमारी जो जितनी भी इकॉनमी है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन वो इससे ज़राअत के सेक्टर से आ रहा है। ज़राअत और इससे वाबस्ता जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उनसे हमारी कंट्रीब्यूशन मेनली आती हैं। जिस तरह से कौम ने 28 मई को यकजा होकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया था 5 एटमी धमाके करके, इसी तरह से अब हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मुआशी मैदान में भी धमाके करें। और पाकिस्तान में मुआशी मैदान में धमाका करने के लिए जो सबसे बड़ा सेक्टर अवेलेबल है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। हमारे 50% पॉपुलेशन इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। हमारी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं उनमें मेजर कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर से आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ अरसा से, जैसा कि पूरा पाकिस्तान आई विटनेस है, हम लोग एनर्जी के क्राइसिस में फंस चुके हैं और एनर्जी के इस क्राइसिस का ज़राअत की जो प्रोडक्शन है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि ज़मींदार को एग्रीकल्चर करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको पंपिंग करना पड़ती है क्योंकि सरफेस में पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स हैं जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर, उनको चलाने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो एक तो एनर्जी के क्राइसिस, हमारा बेसिक लेवल, हमारा फार्मर जो है वो बहुत मुश्किलात का, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहा है। पहले उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। उसको फैसिलिटेट करेंगे तो इंशाल्लाह वो फिर बेहतर प्रोडक्शन लेके आएगा और उससे मुल्क की इकॉनमी और जो हमारे अंदर गुर्बत या वो जो दूसरी चीज़ें हैं, जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है, बढ़ती हुई आबादी के जो मसाइल और चैलेंजेस हैं, 21वीं सदी के बदलते हुए मौसम जो हैं, उन सब में ज़राअत सबसे चैलेंजेबल एक सेक्टर के तौर पे उभर कर आ रहा है। और हमें बेतहाशा मेहनत के साथ इस सेक्टर में काम करके तो ना सिर्फ ये कि अपनी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, बल्कि उससे हमें जो कीमती ज़र मुबादला है वो भी अर्न करना है। माशाल्लाह, बहुत आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि बेसिकली वी आर एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। हमारी जो मईशत है, अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो कोई इसमें शक नहीं है, कुछ शक शुबा वाली बात नहीं, अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस अमर की है कि अपने किसान को फैसिलिटेट करें। अगर अपने किसान को फैसिलिटेट करेंगे तो इकनॉमिक बूस्ट वहाँ से आएगा। और इकॉनमी किसी भी मुल्क की जो मतलब उसमें एक ओवरऑल इमेज है या बैकबोन की, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सो वेरी नाइस पॉइंट सर आपने रेस किया। मजीद आपसे भी इस पे बात होगी। हम बढ़ते अपने गेस्ट टू की जानिब। हमारे साथ जो हैं अदनान जमील साहब। सर, आपसे पहले बात होगी थोड़ी सी एंथ्रोपोलॉजी पे। आप लोगों की साइकी को, ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सो इस हवाले से काइंडली सर हमें बताइएगा कि बीइंग डेवलपिंग कंट्री, हमारा जो हम एक इमेज हमारी पूरी दुनिया के आगे है वो डेवलपिंग कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये हमारी एक साइकी में बात बैठी हुई है कि वी आर नॉट ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, जिस तरह के एक मिडिल क्लास में और एलीट क्लास में जो एक डिफरेंस है, मिडिल क्लास कहता है मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं वो फ्रंट लाइन पे नहीं हूँ। सो ये जो साइकी है, ह्यूमन बिहेवियर है, आपके ख्याल में ओवरऑल मुल्क के इमेज पर एक मतलब क्या इमेज हमारे पहले अपने पार्ट पे बताइएगा कि हमारी साइकी के, हमारे आपस में बिहेवियर्स पे, ह्यूमन बिहेवियर पे, पाकिस्तानियों के बिहेवियर पे, बीइंग द सिटीजन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, क्या इसका इम्पैक्ट है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो है डिस्कोर्स किया गया है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अगर डेफिनेशन ले तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इथोपिया में क्या फ़र्क है, वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये भी किस क्राइटेरिया, क्या मेजरमेंट है। और डिस्कोर्स कहाँ से किया गया है? कोर कंट्रीज़ ने किया है। कोर कंट्रीज़ जो आपके डेवलप कंट्रीज समझे जाते हैं, चाहे वो यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो वो डिस्कोर्स कर दिया गया। और हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं डिस्कोर्स, हम शायद रियलाइज़ करना स्टार्ट हो गए कि हम शायद वाकई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। अब वो क्यों डिस्कोर्स कर रहे हैं और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि एज ए सॉफ्ट कॉर्नर हमारा
हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हैं। वो अपनी तमाम जो वहाँ पे इन्वायरमेंट जो उनके मसाइल हैं वो तमाम फैक्ट्रीज जो हैं हायर जो है आपकी इंडस्ट्री है वो यहाँ पे लगा रही हैं, हमारी जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, चीप लेबर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा रहे हैं और लेके जा रहे हैं वो प्रोडक्शन। तो हम जो है इस चीज़ से हम नहीं निकल सके अभी तक कि हम यूज़ हो रही हैं कोर कंट्रीज़ के हाथों। वो मतलब हमारा जो इमेज है behavior- जो मतलब सुपर पावर्स ने जो है बता दिया हमें कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमने मान लिया चुप करके। देखिए हमने अभी तक एज ए नेशन अपने आप को मनवा नहीं सके कि हम जो हैं कमिंग जो पेरिफेरी सेकंड पेरिफेरी में हम लोग आते हैं, लाइक चाइना है, हम अंडर डेवलप तो हैं लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कंसिडर नहीं होते। हालिया आज का दिन जो है बहुत हमारे लिए बहुत फ़ख्र का है कि हमने जो है एटॉमिक पावर के तौर पे सामने आए हैं और 28 मई को हमने 98 में हमने एटॉमिक टेस्ट किए और हम जो है पाकिस्तान की दुनिया की जो है वो 7वीं जो है ताकत के तौर पे हम सामने आए और इसको हम जो है सिविलियन जो है आपके न्यूक्लियर उसमें से जो है हम फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके इंडस्ट्री को हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके तवानाई पे हम काबू पा सकते हैं। लेकिन बस मैनेजमेंट गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है और लीडरशिप की, गुड गवर्नेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई थिंक कि अगर आपके मुल्क में इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाए तो कोई वजह नहीं हम एज अ नेशन यूनाइट हो जाएंगे। एज अ नेशन हम यूँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हर एक इंस्टीट्यूशन ने अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हैं। अगर हमारे अंदर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी आ जाएगी तो एज अ नेशन जो है हम लोग एक हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इंटरनली जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इंस्टीट्यूशन खुद बजाते खुद एज एन इंस्टीट्यूशन इंतशार का इस्तराब का शिकार हैं। सो अगर इंस्टीट्यूशंस आपस में जो हैं वो इस तरह हो जाएंगे और फिर एक के साथ एक कहते हैं ईंट के साथ ईंट जुड़ती है तो हमारे अंदर जो सीमेंट का जो ग्लू है, इंटीग्रिटी है, कायद आज़म ने कहा था जनाब यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, तो ये अगर ग्लू का काम करे, सीमेंट का काम करे इंस्टीट्यूशंस की ईंटों को आपस में जोड़ के रखने के लिए, सो बिलाशुबा हम एक इमारत अच्छी तामीर कर सकते हैं और यही इमारत जो है वो एज हम नेशन है, इसी इमारत का नाम नेशन है। सो हमारे अंदर कमी है बस नेशनलिज्म की, पेट्रियाटिज्म तो है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। एंड आई थिंक पेट्रियाटिज्म की यूटिलाइजेशन का नाम ही नेशनलिज्म है। बिल्कुल। सो नेशनलिज्म जनाब तभी आएगा जब हम बहुत जज्बाती कौम है, बहुत पैट्रियाटिक कौम है, लेकिन उनकी जो यूटिलाइजेशन है अपने जज्बात की, यानी कि जो तर्जुमानी है उसको गलत जानिब लेते हैं। हम लोग सड़कों पर जुलूस निकाल कर जो है वो शीशे तोड़ना जानते हैं, हम इमारतें तोड़ना जानते हैं, तो हमारे जज्बात सिर्फ यहीं तक उनकी वो एक्सप्रेशन होता है। उसका एक्सप्रेशन इस तरह हो कि जब हम खुद को मनवाएं एज ए नेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल लेवल पे एज आ डेवलप कंट्री, इंशाल्लाह अल्लाह करे जनाब फ्यूचर में हम लोग मुस्तकबिल करीब में एज अ डेवलप कंट्री अपने आप को मनवा सकें। और ये जो सुपर पावर बनने का जो माशाल्लाह कदम, सुनहरी कदम उठा था, ये उसे जानिब हमारा जारी वसाई रहेगा। लेकिन इस कदम को कैसे बढ़ते रहना चाहिए, कैसे इस कारवां की जानिब जो है बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं आनी चाहिए। सो कैसे ब्रेक नहीं आएगी, मतलब कैसे हम चलते रहें एज ए डेवलप्ड कंट्री जो है अपने आप को किस तरह मनवाते रहें। एक तो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की बात होगी सर, आपने कहा एजिग्नेशन कमी है, और क्या फैक्टर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन जो है वो फंक्शंस नहीं कर रहे, वो स्ट्रांग नहीं है जिनको हमने करना है। दूसरा कि हमारे अंदर एज साइकोलॉजिकली हमारे अंदर अभी वो सब्र तहम्मुल नहीं है, और शायद वो जो है इन्वायरमेंट का असर भी है। जो जनूबी एशिया का जो इन्वायरमेंट है बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और वो जो वो सब्र तहम्मुल शायद बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, तो वो जो हमारी जो पर्सनैलिटी जो ग्रूमिंग हो रही है या पर्सनैलिटी इफेक्ट हो रहा है वो इन्वायरमेंट की वजह से है, जो कि हमें वो काबू पाना है और सब्र तहम्मुल सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है। नाना, इसमें इस बात पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। मतलब कुछ पाकिस्तानी कहते हैं जनाब के वाकई मानते हैं और बाकी कहते हैं कि हमारी कौम में सब्र तहम्मुल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, हमारे अंदर सब्र का, तहम्मुल का, बर्दाश्त का बहुत फुकदान है। बट ऑन द फ्लिप साइड कुछ लोग जनाब कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बर्दाश्त और किस में होगा। 12 घंटे की लोड शेडिंग पर भी हम खुशी से कह रहे हैं हाँ ठीक है 12 घंटे की लोड शेडिंग दे दो, हमें ये भी मंजूर है, तो इससे ज़्यादा बर्दाश्त और किस कौम में होगा। तो 2-2 घंटे पंखा झलकर भी खुश रहते हैं, हम खुशी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, लोड शेडिंग में बैठ कर भी खुशियाँ मना रहे होते हैं। सो हमसे ज़्यादा बेचारी खूबसूरत कौम, खूबसूरत लोग और बर्दाश्त और किसके अंदर होगा। सो आप किस स्कूल ऑफ थॉट को जो है फेवर करते हैं? हम तो ये समझते हैं कि ये लोग जो है अब इतनी सारे पेन लेके अब वो आदी हो चुके हैं इन सब चीज़ों का, वो बहुत ज़्यादा हम आदी हो चुके हैं, अब हम एडजस्ट कर रहे हैं और शायद बेसिकली हम सो चुके हैं,
हमें वो जो चीज़ है अब हमें रियलाइज बर्दाश्त कर करके ढीठ हो चुकी है कि वो है। अब बाहर किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, अगर 1 मिनट करीब है तो शोर शराबा मच जाता है, प्रोटेस्ट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो हमारे अंदर है ना, वो है चीज़ है। और हम जो है उसी जो है ना आदी हो चुकी हैं उस पर सो चल जो चल रहे हैं। और हमें पता है और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हमारे अंदर बहुत बर्दाश्त है जनाब, लोड शेडिंग, पानी का बहरान, बिजली का बहरान, नाकिस ग़िज़ाएं, नाकिस मेडिसिन, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी कौम में तो बहुत बर्दाश्त है, बहुत अजीम लोग हैं हम। लेकिन दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो लोग कहते हैं जनाब हमारे अंदर सब्र तहम्मुल बर्दाश्त नहीं है, 1 मिनट में गाली गलौज पर उतरते हैं, 1 मिनट में गिरबान पकड़ते हैं, हमारी कौम में बर्दाश्त नहीं है। सो मैं तो खुद इस कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि मैं किस कौन से स्कूल ऑफ थॉट को अपनाया जाए। कभी अपने मुल्क के लोग बहुत मासूम लगते हैं, कभी बहुत जाहिल भी लगते हैं। कभी तो अब मैं पहले मैं सोचती थी जनाब हमारे मुल्क के लोग बहुत मासूम हैं, लेकिन बाद में कुछ एनालिसिस के बाद पता चला यार ये बहुत जाहिल लोग हैं, इनको कुछ भी बता लो समझ नहीं आती। लेकिन अब मुझे लोगों से बहुत प्यार है, बहुत तरस आता है और मेरा दिल चाहता है इनके पास अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी अगर ना रहे तो ये लोग बहुत अजीम लोग हैं। सो अवेयरनेस और एजुकेशन की जो कमी है हम ही लोगों ने पूरी करनी है। बैठकर बात करना बहुत आसान है, चलते चलते जाहिल कह देना बहुत आसान है, लेकिन हम करते क्या हैं लोगों के लिए? हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए करते हैं। सो हमें एक कदम आगे बढ़ के सोसाइटी के लिए कुछ करना है और इन लोगों के लिए कुछ करना है। सो आपकी ख्याल में? और दूसरी बात ये कि इंडिविजुअल तौर पे हम सबको सोचना है, अपने आप को ठीक करना है। जब अपने आप को ठीक करेंगे तो फैमिली ठीक होगी, फैमिली ठीक होगी तो मोहल्ला ठीक होगा, मोहल्ला ठीक होगा तो सिटीज़ में एक डेवलपमेंट होगी। और ये इसी का जो चेंज है वो चेंज इसी चीज़ का नाम है। जब आपकी जो है मेंटल लेवल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, या मेंटल जो आपका सेटअप जो है वो चेंज आता है। दूसरी बात ये कि बहुत इनोसेंट लोग हैं पाकिस्तानी, उसकी वाज़ह मिसाल आपके सामने है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन खत्म होंगे और बहुत जल्द। अदनान साहब के ख्याल से इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से हटकर हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सोसाइटी में डेवलप करनी चाहिए, और किसी भी माशरे की अच्छी एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से एक कदम आगे जाके ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाएं। यानी कि खुद के बारे में सिर्फ ना सोचें बल्कि इंसानियत के लिए सोचें, माशरे के लिए सोचें। और जहाँ तक हम चेंज की बात करते हैं तो एज ए एंथ्रोपोलॉजी में चेंज कोई महीने के अंदर, साल के अंदर, 5 साल 10 साल के अंदर नहीं आता। मैजिकल स्टिक आप घुमाओ, ये जो है इस तरह से नहीं होता। एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि 5-4 नस्लें कम से कम एक में, अगर करप्शन हम ख़त्म कर सकते हैं, करप्शन का आज हम सोचेंगे कि अदनान तुमने आज से करप्शन नहीं करनी तो शायद मेरे आगे अपने बच्चों को शायद मुझसे कुछ सीखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ 2 नंबरी वो भी सीखेंगे, उनके आगे वो कुछ बेहतर होंगी, उनकी नस्लें कुछ बेहतर होंगी। तो 100 से 150 साल तक एक प्रोसेस है। करप्शन तो बहुत, और वो खत्म हो मतलब हमारी जड़ों को खोखला ही करप्शन करिए। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 8 बिलियन रुपए की करप्शन हर रोज सालाना मतलब रोजाना की बेसिस पे, डेली बेसिस पे जिस मुल्क में हो, और 8500 बिलियन की जो करप्शन जो है अगर 4 साल में सिर्फ वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट में हो तो फिर उस मुल्क का इमेज इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या हैसियत रखेगा, क्या हैसियत रखेगा, ये आप हमें आज भी बताएंगे जनाब। हमारा नंबर डायल करिएगा, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर आपके सामने मौजूद है। डायल करके हमें बताइएगा कि हमारा करंट इमेज आपके ख्याल में दुनिया के आगे कैसा है और इसको मज़ीद इम्प्रूव कैसा किया जा सकता है। स्पेशली सर अगर आप देखें कि हमारे जो आबा अजदाद हैं, मतलब हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स हैं, उनकी जो माइंड में हम पाकिस्तान का इमेज है वो कुछ और है और आगे जो है वो कुछ और आने वाला है। और इस पर मज़ीद बात करेंगे अपने दोनों गेस्ट से। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वी विल डेफिनेटली राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं सुंदर खुशामदीद कहती हूँ आपको एक बार फिर से सच से बड़ा प्रोग्राम है सच टीवी के प्लेटफॉर्म से, जहाँ हमारा आपका साथ है। जनाब साथ को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमें चाहिए आपका साथ थ्रू योर फ़ोन कॉल्स। जी बिल्कुल, आप फ़ोन करेंगे अपने योर वे योर नंबर टू डायल इट्स 846606। पाकिस्तान के बाहर से जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं वो 0092 को डायल करना मत भूलिएगा। हमें बताइएगा जनाब कि आप पाकिस्तान के इमेज को कैसा देखना चाहते हैं, आपके ख्याल में हमारे मुल्क का इमेज कैसा है। अगर आपको ये बात करने का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आपको आज से पहले नहीं मिली तो हम आपको प्रोवाइड करें। अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार कीजिएगा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के बारे में, अपने प्यारे पाकिस्तान को कितना और मज़ीद खूबसूरत, कितना और प्यारा देखना चाहते हैं, हमें बताइएगा डायल करके। इसके अलावा जनाब अगर आप देंगे हमारे आज के सवाल का सही जवाब तो जीत जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। बिल्कुल आपको देंगे हम गिफ्ट्स भी। बताइएगा हमें कि 28 मई
1998 को यौम तकबीर के नाम से जो आज हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये किस जगह पर जो है एटमी धमाके किए गए थे, उस जगह का नाम आपने हमें बताना है। ये सुनहरी तारीख किस जगह से रकम की गई। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मंडी बावजूद से कमर जमान बात कर रहा हूँ कि मेरा ये एक सवाल है इन मेहमानों से और आपसे जी प्लीज। कि हमारे मुल्क में बिजली पैदा हो रही है ना, वो हो रही है 2 गुना ज्यादा, मसला ना महंगी बिजली पैदा करे। जो हमारे मुल्क में सस्ती चीजें कोयला, उसकी तरफ हमारा रुझान नहीं है। जितने भी हमारे बहुत शुक्रिया जी, आपके सवाल का जवाब आपको हम देते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग इन। मंडी भाउद्दीन से सवाल है जनाब सर आपके लिए कि बिजली जो है वो सस्ती क्यों नहीं है क्यों चीज़ें महंगी हमारे मुल्क में? सुंदर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आना चाहूँगा जो आपका आज का जो था कि जी पाकिस्तान को कैसे बेहतर किया जा सकता है या इसका क्या इमेज देखना चाहते हैं। तो एक तो वो परसेप्शन है कि पाकिस्तान को लोग कैसे देखना चाहते हैं, दूसरा ये है कि हम कैसे कर सकते हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ प्रैक्टिकली वन कैन डू दैट। तो मैं उस तरफ आना चाह रहा था कि मसलन ज़राअत के हवाले से अगर हम प्रैक्टिकली 21वीं सदी में आज हम दाखिल हो चुके हैं और अगर हम रिवायती खेती बाड़ी के तरीक़ों को छोड़कर जदीद काश्तकारी की तरफ आएंगे, जहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन है, जहाँ पे एनर्जी के अल्टरनेट रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम बड़ा पोटेंशल है इस कौम में। और इंशाल्लाह हमने देखें जब 1947 में आज़ाद हुए थे तो हमारी आबादी सिर्फ 70 मिलियन थी और आज हम माशाल्लाह 180 मिलियन हैं और 2025 में हम ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमने 70 मिलियन से 180 मिलियन को बेहतरीन फूड दी है, बेहतरीन क्लॉथिंग्स दी हैं, मतलब हमने पूरा सस्टेन किया अपनी फूड सिक्योरिटी सिस्टम को, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फूड सिक्योरिटी में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन एनआरसी वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? ये देखें बहुत इमर्जिंग चैलेंज है, यानी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमारा जो क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट है कि जो मौसम है बड़ी तेज़ी के साथ उनमें तगय्युर तो बदलात आ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है ग्रीन गैस हाउसेज की वजह से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो इन सारी सूरत हाल में हमें जो नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़कर मॉडर्न एग्रीकल्चरल की तरफ आना पड़ेगा। और इंशाल्लाह हमारी कौम में ये पोटेंशियल है और हम 180 मिलियन को अगर फीड कर सकते हैं तो हम 280 मिलियन को भी इंशाल्लाह फीड कर देंगे एंड एट अफोर्डेबल रेट। इसके लिए लेकिन एक विजन चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए। पीआरसी के प्लेटफॉर्म से जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल मॉडल, पीआरसी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये एक फेडरल इदारा है, नेशनल इदारा है जिसके 4 सूबों में ब्रांचेज हैं और इसमें जो साइंसदान हैं वो 300 से ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं जो कि ज़राअत के मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से तहकीक में ना सिर्फ ये कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी की हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त संगीन एनर्जी के क्राइसिस से गुजर रहा है और इसके साथ साथ जो पानी का क्राइसिस है, क्योंकि ना हमारे पास पानी भी कम है और हमारे पास एनर्जी भी नहीं है और ज़राअत के लिए ये दोनों चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं। तो पीआरसी के प्लेटफॉर्म से हमने एक मॉडल डेवलप किया है 20 एकड़ के फॉर्म के ऊपर। इंशाल्लाह मैं जैसे ही आगे डिस्कशन चलेंगी तो मैं आपको उसकी हाईलाइट्स बताऊंगा कि 21वीं सदी की ज़राअत पाकिस्तान में कैसी होगी। अभी बताएं प्लीज़, मतलब ये बात जानने के लिए तो हम बेताब हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसके लिए सुंदर थोड़ा सा मुझे वो जो कॉलर का आपका सवाल था मैं उनको भी थोड़ा सा फिर पहले जवाब दे दूं। अगरचे वो सवाल वापरा वालों से रिलेटेड लग रहा है लेकिन मैं अपनी जो बीइंग इंजीनियर आई कैन रिप्लाई टू दैट एज वेल। यस, पाकिस्तान में एक्सपेंसिव एनर्जी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल्स और मतलब ये दूसरी चीज़ें, जबकि कोल या फिर इससे भी बहुत सस्ती हाइडल एनर्जी है। तो पाकिस्तान में को 50,000 मेगावाट की हाइडल जनरेशन कैपेसिटी है। अगर हम बहसियत कौम मुत्तफिक हो जाएं और चारों सूबे इत्तफाक कर लें तो हम ये इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम जो हमारा है और जो इंडस रिवर है और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं जहाँ से हमें सस्ती तरीन बिजली मिल सकती है जी। उम्मीद की है किरण सर ने हमें बताई और उम्मीद की मजीद किरणें भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कॉलर कौन मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बाजी, सईद बात करूं चकवाल से। सईद साहब कहाँ से? चकवाल से बात करें जी। सईद साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने अभी सवाल पूछा था ये यौम तकबीर के बारे में। जी जी प्लीज बताइएगा कहाँ पर हुआ था ये वाक़या? ये जिला जेलम है, इसका एक जगह है टिल्ला जोगिया जहाँ से ये फायर हुआ था। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और टॉपिक के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? बस थैंक यू, अच्छा ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग इन।
जी सर, जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से ज़राअत start की मैं करते हैं। आपको बात कर रहा था कि इसकी हमारी मुआशी सेक्टर में बहुत बड़ी अहमियत है। तकरीबन 25% एनुअली जीडीपी हमारा सिर्फ इस एक सेक्टर से आ रहा है और हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 25% जीडीपी हमारा डायरेक्टली है। और इनडायरेक्टली इससे एसोसिएटेड है। अब इसके चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं। उनमें से एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यानी हम अभी भी 18वीं और 19वीं सदी की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारा मुकाबला इंटरनेशनली अमेरिका और इंडिया और चाइना और उन कम्युनिटीज़ के जिनकी साथ है economy जो बहुत strong जो है। जिनकी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बहुत बेहतर है। तो एक तो हमें अपने फार्मर को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उसमें आप जैसा मीडिया का जो किरदार है वो बहुत अहम है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मॉर्निंग शोज़ में भी कम से कम ज़राअत और पानी के हवाले से बात हो रही है, तो दिस इज़ गुड चेंज। तो इसी तरह से इंशाल्लाह goes to सच सवेरा सच सवेरा एक्चुअली कि ये एक बड़ा अहम मतलब एक हमारा मिसिंग एलिमेंट है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के पास है वो आम ज़िम्मेदार तक पहुंच नहीं पाती, और उसके लिए ये मीडिया जो है दैट कैन प्ले अ वेरी गुड रोल। तो इसमें रियली वी आर ग्रेटफुल टू यू। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में ज़राअत बेसिकली अगर हम उसको तफसीलन ज़रा इन डेप्थ एनालिसिस करें तो दो सेक्टर्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो आपाश इलाका जात हैं जहाँ पे हम इंश्योर्ड वाटर से, जो नहरों से, डैमों से हमने पानी दरियाओं का इकट्ठा किया और उसके बाद फार्मर के खेत तक लेके गए खालों की सूरत में, मोगों की सूरत में, तो उसको हम आपाश इलाका जात कहते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हैविली इन्वेस्टमेंट्स की। सिंस इंडिपेंडेंस हमने बहुत हैविली इन्वेस्टेड किया, हमने डैम्स बनाए, बैराजेस बनाए, नहरें बनाई और ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और उससे हम जो 70 मिलियन की फूड सिक्योरिटी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसको 180 तक लेके गया और इंश्योर किया। सो बड़ी हैवी हमने इन्वेस्टमेंट्स की और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आया। सो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि रिजल्ट जो हमें पास्ट में तो मिले हैं, हमें प्रेजेंट में हमारी कोशिश है फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलते रहें। वेल ये बात थी कि हमने मोहम्मद सलीम साहब से। बढ़ेंगे जनाब जमील साहब की जानिब। अदनान साहब, प्लीज़ अदनान जमील साहब हमें बताइएगा, बात हो रही है यौम तकबीर के हवाले से 28 मई के तवस्सुक से, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड काइंडली हमें बताइएगा कि एटमी पावर बनने की जानिब हमने कब कदम रखा इस मैदान में न्यूक्लियर पावर बनने की जानिब, और किस तरह सिलसिला शुरू, थोड़ी सी समरी मुख्तसर बैकग्राउंड बता दीजिए। एटमी जो पावर है, हमें सबसे पहले जो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो मजबूर किया वो अनईजी जो हमारे जो रिलेशन थे रशिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, सबसे पहला जो हमारी जो स्टार्ट हुआ। फिर इंडिपेंडेंस से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी कश्मीर के ऊपर 2 जंगें हुई 48 में एंड 65 के अंदर, और उसके बाद 65 के बाद उसने इंडिया ने एटॉमिक जो है आपके प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। तो फिर हमें भी ख्याल आया कि हम भी एक क्लासिफाइड जो है लॉन्च करें एक प्रोग्राम, और उसके बाद आपकी 65 के बाद जो है यूएसए ने हमें एक रिसर्च रिएक्टर दिया और रिसर्च रिएक्टर इंस्टीट्यूशन भी कायम करके दिया इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ से एक फाउंडेशन, एक बुनियाद खड़ी हुई। फिर उसके बाद 69 में हमने एग्रीमेंट किया यूके एनर्जी अथॉरिटी के साथ, और उसने हमें जो है ना एक्सपर्ट्स दिए, और उसके बाद हमें रीप्रोसेसिंग के जो फ्यूल जो है न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड किया एनवरी बेसिस पे। और उसके बाद हमने 71 के अंदर जो जंग हुई, आपको पता है कि उसमें जो पाकिस्तान ने लॉस किया कुछ उसमें, और उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1972 20 जनवरी के अंदर मुल्तान मीटिंग एक हुई थी, उसमें उन्होंने फाइनली तौर पे डिसीजन लिया कि पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम स्टार्ट करे। और उस डिसीजन से उसमें डॉक्टर अब्दुल समद मुबारक साहब को डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को, और सेकंड जो थे मुनीर अहमद खान साहब थे, उनको एज ए एडवाइज़र वहाँ पे अपॉइंटमेंट दी। और उसके बाद कराची के अंदर पहला जो न्यूक्लियर पावर जो है वो भी कायम हुआ था, और उसमें जो थे डॉक्टर सलाम साहब जो थे वो थ्योरेटिकल फिज़िक्स में और मैथमेटिकल फिज़िक्स में उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ थी, तो उनको फ़ायदा लिया गया। और उसके बाद 1970 इस दौरान 72-76 तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें वर्ड जो बॉम्ब जो है वो कभी भी अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन उस मीटिंग के दौरान सबको ये पता था कि हम किस नोयत का काम कर रहे हैं और किस नोयत का काम हम करने जा रहे हैं। तो उस दौरान फिर 1976 में पाकिस्तानी एम्बेसी ने, जो हॉलैंड में उस वक्त थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनको लेटर लिखा कि आप जो है आपकी हमें चाहिए एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो 1976 के अंदर बाकायदा तौर पे उन्होंने ज्वाइनिंग दी इस प्रोग्राम के तहत डॉक्टर कदीर साहब ने, और फिर उसके बाद आपके 78 से इसके डिज़ाइन पे काम स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग पे। तो 81 तक जो है हम इसका डिज़ाइन और इसको जो फिजिकल डेवलपमेंट थी जो बॉम्ब की वो कंप्लीट हो चुकी थी माशाल्लाह जी। बल्कि इस बात के साथ कि 81 तक का सफ़र अदनान साहब ने मुख्तसर बताया, इसके बाद क्या हो ये भी इन्हीं से जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप संतोष जी? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सईदा फरजीन बोल रही हूँ चिकवाल से। सईदा साहिबा तक चकवाल से बात करें जी। सईदा क्या कहना चाहोगी? जी मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सलाम एंड दुआएं कहूँगी सबको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। जी और आपके मेहमानों को भी सलाम दुआएं कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब हमारे टॉपिक सवाल के का जवाब हवाले है? से बात करना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल, बताइए। जी आपका टॉपिक बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। जी हमारे पाकिस्तान में एक तो लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए, लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए, हम अपना इमेज, और दूसरा महंगाई महंगाई खत्म होनी और चाहिए, इमेज। दहशतगर्दी। अच्छा, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी तो इमेज अच्छा हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सईदा साहिबा। सईदा साहिबा के ख्याल से जनाब कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा तो हमारे मुल्क का इमेज जो है वो बेहतर हो जाएगा। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इमेज किस तरह इंप्रूव होगा, ये आप हमें बताएंगे। हमारा नंबर डायल करके 866606 पाकिस्तान के बाहर से 0092 डायल करना मत भूलिएगा। कॉल करके हमें बताइएगा कि आपके ख्याल से पाकिस्तान का इमेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर मजीद इन्हांस कैसे कर सकते हैं। इसी बात के साथ बात कर रहे थे अदनान साहब से, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड जा रहे थे 28 मई का, तो सर काइंडली 81 की बात से हमें बताइएगा। 81 जो था वो फिजिकली डेवलपमेंट बॉम्ब की हो चुकी थी और इसका डिज़ाइन भी तैयार हो चुका था। और 83 के अंदर जो पाकिस्तान ने कुछ जो है आपके जो कोड जो न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका था, लेकिन ऑफिशियली तौर पे उसका अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। और फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो आप पाकिस्तान के पास जो टाइम आया जब उसको 11th और 13 इंडिया को ने टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो फिर पाकिस्तान ने 28 मई को 1998 के अंदर जो है वो आपके न्यूक्लियर टेस्ट किए। और इंटरनेशनल प्रेशर अपनी खुद मुख्तियारी के लिए, पीस के लिए एक, और उसमें इंटरनेशनल जो प्रेशर बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान को, यहाँ तक कि यूएसए ने 13 से जो है 28 तक उसने $5 बिलियन की उसने पैकेज का ऐलान किया कि आपके लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसका भी ख्याल नहीं, उन्होंने कहा हम सूखी खा लेंगे, घास खा लेंगे, लेकिन हमने ये एटॉमिक, क्योंकि उस वक्त कौम की डिमांड थी और वो अपनी खुद मुख्तियारी के लिए, एक फ़ख्र के लिए कि एक पाकिस्तान, एक एटॉमिक पाकिस्तान, क्या एक फ्रांस, जर्मनी या जो है यूएसए, यूके, रशिया की तरह एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज वाला मुल्क है, एक जिसे आप अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, उसके बावजूद इसके ऊपर इतनी जो है महंगा जो प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान 1972 से लेके एक फिगर थी 2005 तक 200 अरब जो रुपए जो है इसके ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर लगाए। अब तो खैर बहुत ज़्यादा ये तादाद पहुंच चुकी है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तान ने अब जो है इस पे काम जारी रखा और पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 7वीं बड़ी ताकत के तौर पर माशाल्लाह जी, पाकिस्तान 7वीं बड़ी ताकत बना। भुट्टो दौर में ये सिलसिले का आगाज़ हुआ था, नवाज दौर में माशाल्लाह हम एटमी पावर जो है माशाल्लाह बन गए थे। तो हमारे पॉलिटिशियंस ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया, हमारे साइंसदानों ने बहुत किरदार अदा किया। हम उन सब की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुक से, और खराज तहसीन पेश करने के साथ भी यौम तकबीर, यू नो व्हेन यू से यौम तकबीर तो एक माशाल्लाह अंदर से एक स्पिरिट निकलती है। यू नो जिस तरह जब बटन दबा था तो नारे तकबीर जो गूंजा था, वो आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। हमने बारहा उसको रेडियो पे, टेलीविज़न पे सुना उस आवाज़ को कि जो यौम तकबीर की आवाज़ थी। तो मेरे ख्याल से इसी तवस्सुक से इसका नाम यौम तकबीर रखा गया कि जब नारे तकबीर हवा में गूंजा था और पाकिस्तान माशाल्लाह पहला इस्लामी मुमलिकत जो थी के तौर पर जो है एटमी पावर बना था। सो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान के माशाल्लाह कंधों पर है, सेहरा बल्कि उसके सर है एटमी पावर का। पाकिस्तान इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड में पहला और ओवरऑल 7वां, अब 8 ममालिक में से टोटल 7वें नंबर पर पाकिस्तान जो है फ़ख्र से खड़ा है एटमी पावर के तौर पर। और माशाल्लाह से हम उम्मीद करते हैं जनाब कि इसी तरह हम लोग अपनी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करते रहेंगे, बिकॉज बेसिक इंस्टिंक्ट्स अगर आप बात करें, बेसिक आइडियाज़ पे बात करें किसी भी इंसान की, जब वो किसी भी रिलीजन या कंट्री से बिलोंग करता है, सिक्योरिटी बहुत बेसिक आइडी है। तो हमने अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए प्रेशर्स के बावजूद भी जो है माशाल्लाह हमने अपनी बेसिक आइडी को पूरा किया, हमने सिक्योर किया अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को, तमाम जो है फंड्स को, लालच को बलाए ताक रख कर। और देखें जब हमने लालच को और दुनियावी मफाद को बलाए ताक रखा तभी हम एक मकसद को हासिल कर पाए थे। तो इसी बात से जनाब ये मैसेज भी निकलता है कि जब हम जो दुनियावी मकासद को बलाए ताक रख कर जब हम अपनी अंदर की अपनी ज़रूरत को उसको ले काम करते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर काम करते हैं, बेसिक आइडियाज़ पर काम करते हैं, तो हम यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करते हैं। सो सर इस हवाले से आपसे मज़ीद बात करेंगे। मोहम्मद सलीम साहब की जानिब जो है दोबारा बढ़ते हैं, तवानाई और बिजली के बहरान पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर मोहम्मद सलीम साहब से बात हो रही है। सर बरानी इलाकों के हवाले से काइंडली आप थोड़ा सा हमें बताइएगा।
कि वो क्या रोल, वहाँ से किस तरह रोल प्ले किया जा सकता है और किस तरह से हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं उस सेक्टर से। सुंदर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। Thank you, sir. अगर हम थोड़ा सा इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव दें तो पूरी दुनिया में जो आपाश इलाका जाते हैं या जिनको हम इरीगेटेड लैंडस्केप्स कहते हैं, वहाँ से तकरीबन 50% उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आती है और रिमेनिंग 50% उनकी रेन फेड या बरानी इलाका जात से आती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, जैसा मैं पहले कह रहा था, हमने सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी इरीगेटेड लैंडस्केप पे, ठीक है, और वहाँ से अब हमारी जो, अगर आप इसकी वो देखें ज़रा डिवीजन, तो 90% ऑफ द फूड प्रोडक्शन सिस्टम come from irrigated areas while only 10% comes from the dry land areas which are major in the Pakistan। ठीक है, तो पूरा बलोचिस्तान आपका ड्राई लैंड पड़ा है, पूरा पोटोहार, यानी वो सारे इलाका जात बेसिकली जो इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम से बाहर थे, जहाँ नहर नहीं जा सकती थी, जहाँ नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा मुयसर नहीं था, तो वो सारा ड्राई लैंड था और वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ से सिर्फ हम 10% ले रहे हैं, जबकि 90% वी आर टेकिंग ओनली फ्रॉम अ शार्ट पोर्शन ऑफ इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम, जो कि सिर्फ 14 समथिंग मिलियन हेक्टेयर एरिया नहीं कर पा रहे तो इस अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमने इंडस बेसन से इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी लिए, वहाँ से हमारी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हुई, हमारी लाइवलीहुड भी इंप्रूव हुई, हमारा सोशल जो फैब्रिक्स है या जो सोशल कल्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, वो भी इंप्रूव हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मौसमी तगैर तो बदलात हैं, जो इंटरनेशनल आपके ऊपर सीन्स चल रहे हैं, उस हवाले से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, आप बात कर रही थी सिक्योरिटी की, और मैं उसको रिलेट करूँगा फूड सिक्योरिटी के तहत। आफ्टर सिक्योरिटी यू नीड फूड सिक्योरिटी, राइट, एंड मे बी परहैप्स यू नीड फूड सिक्योरिटी फर्स्ट देन द फिजिकल सिक्योरिटी। सो आपको उसकी जानिब जाना है और उसके लिए ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट्स का जो गवर्नमेंट सेक्टर से आ रही हैं, जो पब्लिक सेक्टर से फंडिंग्स है, उनका रुख मोड़े और थोड़ा सा जो ड्राई लैंड्स या बरानी इलाका जाते हैं उनके ऊपर हम थोड़ा फोकस करें, ताकि अब बेसिकली वही जगह रह गई हैं। बाकी एक्सप्लॉइटेबल जगह से हम पहले ही ऑलरेडी काफ़ी एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। तो ये जो वर्जिन लैंड्स पड़ी हैं आपके, जो वर्जिन रिसोर्सेज हैं आउटसाइड इंडस बेसन, उनको अगर हम इन्वेस्ट करके, तो वहाँ से जो 10% आ रहा है, अगर हम उसको 30% तक भी लेके चले जाएँ तो वी आर बेटर ऑफ। ना सिर्फ ये कि हमारा पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, और इमेज बेहतर करने के लिए आपको सबसे पहले मुआशी सूरत हाल बेहतर करने की ज़रूरत है, और आपकी जब जो पॉपुलेशन है उसका मेजर जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे है, तो अगर उस सेक्टर को बूस्ट मिलता है तो आपकी लाइवलीहुड, आपकी गुर्बत में कमी, आपकी फॉरेन इंपोर्ट्स वगैरह, ये सारा बैलेंस बड़ा बेहतर हो जाता है इंशाल्लाह जनाब। तो इस हवाले से पीआरसी ने काफ़ी प्रैक्टिकल काम किया है। सर, पीस के इंस्टीट्यूशन के हवाले से जनाब इसमें मजीद रोशनी डालेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद अयान बोल रहा हूँ कोहाट से। मोहम्मद अयान साहब सवात से बात कर रहे हैं? कोहाट से बात करें, कोहाट से। जी सर, मेरी बात जरा तवील होगी सर, मुख्तसरन जल्दी से कीजिएगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये आपके जो लिबास है ना इस्लामी तरीके से बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और दूसरी बात ये मेहमानों को मेरे तरफ से बहुत दुआ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तीसरी बात ये जो एनर्जी के बारे में, बिजली के बारे में एक साहब से, सलीम साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि जैसे अभी आपने बरानी इलाके की बात की है कि बरानी इलाकों पर ये आपके जो तवज्जो मरकूज हो, तो इंशाल्लाह हम छोटे छोटे डैम बना के और उसकी बिजली पैदा करके तो हम ये इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, थैंक यू जी। बहुत अच्छी सजेशन उनकी तरफ से आई कि छोटे छोटे डैम्स बनाकर हम इस चीज़ पर काबू पाए जा सकते हैं। जी, मैं मासूम लोगों की मासूम ख्वाहिश कहूँगी मैं इस बात को। जी, मैं यानी छोटे डैम से बिजली पैदा करना मैदानी इलाकों में मुश्किल काम होता है, लेकिन जो शुमाली इलाका जाते हैं हमारे, जहाँ पे काफ़ी हमें स्लोप मिल जाता है, ग्रेविटी मिल जाती, वहाँ पर लोकल ये आपकी हाइडल प्रोडक्शन जायज़ हैं और वहाँ पे ये फिजिबल भी हैं, करना चाहिए। जैसे आज़ाद कश्मीर आपका है, आपका गिलगित बिल्तिसान है, नॉर्दर्न एरियाज़ है, हुंजा वगैरह, वहाँ पे आप छोटे डैम्स बना के बिजली भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था पीआरसी की कंट्रीब्यूशन की, तो पीआरसी क्योंकि एक नेशनल इदारा है, तो हमने रियलाइज़ किया कि इरीगेटेड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटसाइड इंडस बेसन, जो कि बरानी इलाका जाते। तो पोटोहार का जो खिता है ये तकरीबन 5 अजला पर मुश्तमिल है। इसमें इस्लामाबाद है, झेलम है, चकवाल है, यानी आपका पिंडी है, ये सारे इसके अजला हैं, और ये बेसिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरानी इलाका है। तो यहाँ पर बेसिकली अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है,
और तकरीबन बहुत अच्छी रेनफॉल है। पूरे पाकिस्तान की निस्बत इस इलाके में बेहतर रेनफॉल है। यूटिलाइज किया जा रहा है? हाँ, ये आपका एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ज़राअत के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपके पास पानी होना चाहिए। Exactly. ठीक है, पानी होगा तो आपके पास अच्छी फसल आ सकती है। बेशक आप from tubewells, from rainfall, whatsoever. so you need a water Exactly. along with good fertilizer, along with good land, along with the good seed। यानी अगर आपके पास सब कुछ बहुत शानदार हो लेकिन पानी ना हो तो you cannot have a production। ठीक, तो पानी सबसे पहले ज़रूरत थी। और इस इलाके में अल्लाह ताला ने क्योंकि बड़ी यानी ये लोग बड़े लकी हैं इस पूरे खित्ते के लोग कि इनको तकरीबन 600 से 700 मिलीमीटर एवरेजली रेनफॉल है। बाज़ इलाका जात में ये तकरीबन 1500 मिलीमीटर है और चकवाल तक जाके ये 650 है। सो 1500 से 600 तक बहुत अच्छी रेनफॉल है। अच्छा, दूसरा जो है इस इलाके की बुनियादी जो खदो खाल है या जो इसकी जोग्राफियाई वो इसकी शेप है वो ऐसी है कि बहुत सारा पानी पहाड़ी इलाका जाता है, ढलवानी ज़मीनें, तो जब बारिश होती है तो बड़ी तेज़ी के साथ पानी इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि तकरीबन इस इलाके में 2.98 मिलियन एकड़ फिट, यानी ये तकरीबन रफली समझ लें इस टाइम तरबेला में जितना पानी हमारे पास है उसका हाफ कैपेसिटी वो यहाँ से एनुअली प्रोड्यूस हो सकती है। माशाल्लाह। ठीक, यानी हाफ ऑफ द तरबेला वी कैन ओनली गेट फ्रॉम पोठोहार एरिया। वेरी नाइस, एक बहुत अच्छी सजेशन सर ने दी कि हम इस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। मजीद कहाँ किस सेक्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर बात करेंगे ज़रूर, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद सच सवेरा के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से सच सवेरा के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। सच टीवी से जनाब आप नंबर डायल करके हमें बता सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह कर सकते हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान इमेज। जी बिल्कुल, आज हम आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं सच सवेरा के प्रोग्राम से कि आप पाकिस्तान को, अपने प्यारे पाकिस्तान को मज़ीद प्यारा कैसे बना सकते हैं, कैसे आप देखना चाहते हैं। अगर आप अपने इन खूबसूरत जज्बात को अल्फाज देना चाहें तो डायल करेंगे हमारा नंबर, आप टेलीफोन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जनाब आज के सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं कि पाकिस्तान 28 मई 1998 को जो यौम तकबीर माशाल्लाह जो आज मनाया जा रहा है, ये खूबसूरत वाक़या जो है, खुशगवार वाक़या किस जगह पर पेश आया, उस जगह का नाम बताइएगा हमें और जीत जाइएगा गिफ्ट हैम्पर्स। जी बिल्कुल, प्रोग्राम के एंड पे इंशाल्लाह बताएंगे आपको विनर्स के नाम भी, क्या विनर है या नहीं ये बताएंगे आपको एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अभी वक्त हुआ चाहता है जनाब ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान की जानिब बढ़ने का। हम अपने गेस्ट से भी बातचीत का सिलसिला, इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे, लेकिन हमारा बहुत खूबसूरत सेगमेंट जिसमें हम आपको पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों की सैर करवाते हैं उसके जाने बढ़ते हैं। ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान के सेगमेंट के जाने आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं आज हम आपको पाकिस्तान के किस शहर में किस जगह पे लेकर जा रहे हैं। स्टे विद अस। पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद खुशहाली और आसूदगी का ताबिंदा निशान, सनतकारों और मेहनतकशों की काविशों का नक्शे सतरंग, धुआं उगलती चिमनियों का शहर फैसलाबाद पहले सांदलाबाद के नाम से जाना गया, फिर लायलपुर और लायलपुर से फैसलाबाद बना। यहाँ के बासियों की अनथक मेहनत और लगन से आज वही वीराना एक शहर शादाब का रूप अख्तियार कर चुका है। आस्ताना फैज बाबा नूर शाह वली के मज़ार के गिर्द खाना बदोशों, आबादकारों, किसानों और मेहनतकशों की बस्ती पक्की माड़ी 100 साल के तवील अरसे के बाद बसते बसते आज पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का रूप अख्तियार कर चुकी है। शहर के दाखिली दरवाजे फैसली गेट के करीब यादगार घंटी पर लिखे हुए ये लफ्ज बरकत दरियाए जना दी आज किस कदर सच्चाई के मजहर नजर आ रहे हैं। गुंजान आबादी पर फैला हुआ ये शहर अपनी तरक्की और अलूम व फनून की बदौलत अपने बासियों की अजमत का मुंह बोलता सबूत है। ये शहर दुनिया के उन चंद शहरों में शुमार किया जाता है जो बाकायदा प्लानिंग और नक्शे के मुताबिक तैयार किए गए हैं। जलंधर, लुधियाना और फिरोज जैसे बड़े ताजरों ने कसीर मिकदार में फैसलाबाद का रुख किया। इनकी बाहमी इश्तराक से एक सनती और कारोबारी माशरे